दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में 2023 DLED प्रथम सेमेस्टर बैच के दौरान हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर चर्चा करने चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपके बीच में कहा जा रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे DLED प्रथम सेमेस्टर के दौरान आपके बीच में अति लघुत्तरीय प्रश्नों का एक संग्रह हम देने जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे यहाँ आपको इस अति लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आप प्रथम सेमेस्टर में अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे, जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं उस अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस के दौरान कौन से प्रश्न के जो उत्तर हैं वो कितने वर्ड में होंगे, वो भी आप परिचित होंगे। ठीक है, और यहाँ जो यह वीडियो है आप सभी की परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस प्रश्नों में यह कहा जाए जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के जो है श्रृंखला की तरफ। आप इस वीडियो को लाइक करके आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि यहाँ से दी जा रही चीज़ें वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप अपना फीडबैक मुझे नहीं देंगे, जिस तरह से चल रहा है आपका कोर्स इसी तरह से अनवरत चलता रहेगा, बाकी आपको समझ में आए या ना आए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप फीडबैक मुझे अवश्य दें कि हाँ, यहाँ से दी जा रही चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के दौरान कहा जा रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा पुथन्ना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और पूरा पेजवा हम भर डालें, तो 1 नंबर में आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा तो 1 के नंबर मिलेगा, चाहे आप पूरी कॉपी को ही क्यों ना लिख डालें। ठीक है, तो बेहतर यही है हमारे आपके लिए कि हम उतना ही लिखें जितने में एग्जामिनर हमें 1 नंबर दे दे। ठीक है, तो लोग करते क्या हैं, लिखते बहुत हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि मुझे इसमें बिल्कुल फैक्ट लिखना है ना। तो आप करेंगे क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेम यही चीज़ें लिखिए, आप अपने मन से क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करें, लेकिन इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करें, उत्तर को लिखने का प्रयास करें, तो आप 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी आप एग्जामिनर को बरगलाइए मन। ठीक है, नहीं तो उसके भुगत होगी आप खुद होंगे। 1 नंबर में आप एग्जामिनर को कतई बरगला नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल फैक्ट लिखिएगा, जैसे फैक्ट इसमें दिया जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का क्या उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ किसी विशेष मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा पूछी गई है, तो आप इनके अनुसार लिखेंगे। हाँ, नहीं आ रहा है तो आप अपने अनुसार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दीजिए, हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का उद्देश्य बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करना ही स्वीकार किया है। ठीक है, तो यहाँ आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शिक्षा का उद्देश्य लिख रहे हैं, पता नहीं किसका उद्देश्य आप लिख दें, तो आपको 1 को नंबर नहीं मिलेगा। आप आगे लिख दीजिए, हर्बर्ट और जॉन लॉक के अनुसार। ठीक है, आगे आप अपनी परिभाषा लिख दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके उद्देश्य को लिखना है, आप शिक्षा के पता नहीं क्या क्या चीज़ लिख डाल रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत होगा। हाँ, ये मामला आप ऐसे केसेस में करेंगे जैसे हर्बर्ट और जॉन लॉक के अनुसार आपको नहीं आ रहा है, तब जाके आप अपने परिभाषा का यूज़ करेंगे, अन्यथा की स्थिति में गलत हो जाएगा। ठीक है, न आने के कंडीशंस में आप ये सिचुएशंस अपनाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया पहला। दूसरा है, स्पेंसर के अनुसार शिक्षा एवं शिक्षण क्या है। ठीक है, शिक्षा एवं शिक्षण क्या है, किसके अनुसार, स्पेंसर के अनुसार, है ना। चलिए, कहा जा रहा है स्पेंसर
एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जो संपूर्ण जीवन, ठीक है, को शिक्षा मानते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। वह शिक्षा तथा उसे परिपक्व करना ही शिक्षण का उद्देश्य है। भाई जाहिर सी बात है, शिक्षा हमारी जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो है पैदा हुए, ठीक है, ऐसा है कि आप पैदा हुए जैसे ही जमीन पर आए तत्काल आप वहीं से जो है कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप कुछ न कुछ इस पृथ्वी पर सीखते रहते हैं। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मृत्यु तक जो भी सीखता है वह शिक्षा है तथा उसे परिपक्व, जैसे आपने जो सीखा आप उसमें परिपक्व हो जाइए। जैसे हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, ये हमारा वर्तमान समय में चल रहा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब आप शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में इतना परिपक्व हो जाइए, यही हमारा शिक्षण का उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। हम पहला चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं और खुदा न खास्ता आपको पहले चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप शिक्षण का जो उद्देश्य है वो आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जब तक आप इसमें परिपक्व नहीं होंगे तब तक जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जॉन डीवी, ये अनगिनत बार यूपी टेट लेवल तक पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें कतई आप नजरअंदाज न करिएगा। कहा जा रहा जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षण का उद्देश्य बालक का मानसिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस एवं या कहा जाए और अच्छी नागरिकता, गुड सिटीजनशिप के गुण को पैदा करना है। ये किसके अनुसार है? ये जॉन डीवी के अनुसार है ना। अगला है संप्रेषण, अपनी बातों को आदान प्रदान करना, ये हमारा संप्रेषण कहलाता है ना। कहा जा रहा है संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाए। यह कथन किसका है ना, ये पूछा जा रहा है। यह कथन किसका है? ये क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ये कथन आपका है लुगिस एवं वेगल का कथन होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एडलर या एडगर डेल, ठीक है, के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा बताइए। नहीं आ रहा है तो आप अपने अनुसार लिख दीजिए। भाई ऐसे केसेस में करना क्या है, क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं है। क्वेश्चंस को अगर छोड़ देंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर चला जाएगा। हाँ, हो सकता है कि कोई एग्जामिनर मिल जाए और हो सकता है उसको ये परिभाषा न आती रहे। भाई ये भी केसेस हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ याद नहीं होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने अनुसार परिभाषा लिख दीजिए, अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, अन्यथा किस स्थिति में वैसे ही आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कहा जा रहा है एडगर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा लिख दीजिए। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यही हमारा एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा होती है। यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, ये फैक्ट परिभाषा है। संप्रेषण का अर्थ है परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। जैसे हम आप आमने सामने बैठे हैं, है ना, आप अपनी बात हमसे कह रहे हैं और हम अपनी बात आपसे कह रहे हैं, तो यही हमारा संप्रेषण कहलाता है। क्योंकि हम अपनी बात आपसे कह रहे हैं और आप अपनी बात हमसे कह रहे हैं, तो अपनी बातों को आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है, एक शब्द में कहिए, है ना। चलिए अब यहाँ आता है, ये संप्रेषण के प्रकार के अंतर्गत है कि आखिरकार वैयक्तिक संप्रेषण क्या होता है। देखिए एजी मेलविन के अनुसार है कि वैयक्तिक संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, ठीक है, अध्ययन में सहायता, आदेश निर्देश करने के लिए शिक्षक के प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना ही आपका क्या है, ये आपका वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आप बिल्कुल इसे पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको इतना तक सिखाएगा कि आप अपने क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे, है ना। चलिए सामूहिक संप्रेषण कक्षा शिक्षण के गुण बताइए। भाई जैसे
आप इस समय अपने कक्षा में बैठे हैं या नहीं है बैठे हैं, तो कल आप इसका आकलन करिएगा कि जो सामूहिक संप्रेषण जैसे टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहा है तो उसके क्या गुण होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पहला है कि यह विधि सरल और सस्ती है, इसी कारण से व्यवहारिक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कहा जा रहा है बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। भाई जब आप समाज में जाएंगे, समाज से अच्छाइयाँ बुराइयाँ जरूर आप सीखेंगे, है ना। अगला कहा जा रहा है यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला एवं कविता के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए ये फ्रॉबेल महोदय आपके बीच में आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण क्या है, कहा है कि फ्रॉबेल का मानना है कि बालक कार्य करके सीखता है और क्रिया द्वारा अस्थायी ज्ञान सीखता है ना। जैसे अगर हम आपसे कहें तो कोई भी कार्य जब आप खुद करके सीखते हैं तो वो आपका अस्थायी होता है ना। इसीलिए आप प्राथमिक बच्चों के टीचर जब भी बनेंगे तो आप ये लगातार प्रयास करेंगे कि बच्चों से हम करके कोई चीज़ सीखने का या काम करके उसे सिखाने का प्रयास करें। भाई आपके बीच में व्हाइट बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, आप वहाँ पर भी लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार बच्चों को समझा दीजिए और खुद बच्चों से कहिए कि भैया अब आप करके सीखिए, ठीक है, आप स्वतः करिए, तो जो बच्चा सीख लेगा वो ज्ञान अस्थायी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ फ्रॉबेल महोदय का हो गया, इस कथन को आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रेरणा के तरीके बताइए। भाई प्रेरणा के तरीके कैसे हो सकते हैं, सामान्यतः इसके दो तरीके होते हैं, एक पहला है शाब्दिक प्रेरणा, दूसरा है अशाब्दिक प्रेरणा। ठीक है, जिसमें शाब्दिक प्रेरणा क्या होती है, जैसे कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, छोटा सा बच्चा होता है, उसे ये नहीं पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे कहेंगे शाबाश, अच्छा, उत्तम आदि शब्द का प्रयोग करेंगे, ये आपका शाब्दिक प्रेरणा है, क्योंकि उसे आप प्रेरित कर दिए हैं। और जब अशाब्दिक प्रेरणा, उसे आप दंड देते हैं, ठीक है, दंड एवं जब उसे पुरस्कार भी देंगे। ठीक है, छोटा सा बच्चा होगा, रोज रोज उसे आप 1 रुपया देना पड़का दीजिए, बिना पैसा लिए वो कॉलेज नहीं जाएगा, विद्यालय नहीं जाएगा, तो ये आप कभी मत करिएगा बच्चों के साथ। ठीक है, नहीं तो वही आदत बन जाएगी और बिना रुपया पैसा दिए कभी वो विद्यालय जाएगा ही नहीं, उसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, भाई आपका बच्चा है, कैसे क्या करते हैं वो अलग का मामला है। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है, देखिए फिर से वही साइंटिस्ट पॉल लेगेंस के अनुसार संप्रेषण के संबंध में क्या विचार हैं, इसे आप देख लीजिएगा। कहा जा रहा है संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभाव आदि का इस प्रकार से परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य जो है संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है ना। इसे आप देख लीजिए। एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है, संप्रेषण ही पहला चैप्टर आपका है, इसलिए संप्रेषण का जिक्र बार बार किया जा रहा है। अब यहाँ बात करते हैं एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है, तो कहा जा रहा है संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनया अथवा अचेतनया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव आदि के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। ये एंडरसन के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा है ना। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फलाने के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा बताइए। ठीक है, हाँ नहीं आ रहा है तो आप किसी की भी परिभाषा लिख दीजिए, ये अलग का मामला है। ठीक है, अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप फैक्ट को लिखने का प्रयास करिएगा, है ना। चलिए टी यंग के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण सूत्र देख लीजिए। अगर शिक्षण सूत्र की बात किया जाए तो टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिसमें यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका शिक्षण का सूत्र हो गया। अगला है, अगले क्वेश्चंस को देखिएगा। कहा जा रहा है व्यवस्थित। ठीक है, व्यवस्थित विधि यह रास्ता है जिससे व्यवस्थित सामग्री के विकास का निर्णय किया जाता है। यह कथन किसका है, जॉन डीवी का है ना। अब यहाँ टीएलएम का पूरा नाम क्या है और इसके उपयोग क्या है, तो टीएलएम का जो पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या आप कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसका उपयोग क्या है, कक्षा शिक्षण में कार्य को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए टीएलएम का प्रयोग किया जाता है। भाई जब हमारे पास टीचिंग लर्निंग मेथड ही नहीं होगा, पढ़ने वाली सामग्री ही नहीं होगी, तो हम क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या हम अपनी टीचिंग को रोचक बना पाएंगे, बिल्कुल ये संभव नहीं है। तो कक्षा शिक्षण के दौरान
टीचिंग लर्निंग मेथड्स कहा जाए या मटेरियल मेथड्स आप न कहिए, मटेरियल कहें, तो जब तक आपके पास टीएलएम नहीं होगा तब तक आप बच्चों के जो शिक्षण है वो आप रुचिपूर्ण नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षण के दौरान टीएलएम का होना अत्यंत आवश्यक होता है ना। चलिए अगला आ रहा है, गतिविधि से आप क्या समझते हैं। भाई आपके विद्यालय में आप प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं तो आपको पता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि हर सैटरडे को आपके यहाँ कुछ न कुछ गतिविधियाँ होती होंगी। भले ही विद्यालय में कुछ साफ सफाई कराया जाए या गीत संगीत कराया जाए, कोई भी प्रतियोगिता कराई जाए, है ना, तो आप उससे क्या समझते हैं। यह वह तरीका है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है तथा जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। भाई आप सामाजिक तरीके से अगर हम कहें तो आपके विद्यालय में कोई हॉल होगा, वहाँ पर आपसे जूनियर भी बच्चे होंगे, सॉरी आपसे सीनियर, आप तो जूनियर हुए ही, ठीक है, आपसे सीनियर वाले भी आपके साथ बैठते होंगे, आप भी बैठते होंगे, है ना। जो सीनियर वाले अपने आप बीते को हो सकता है कोई बच्चा बता रहा हो, ठीक है, तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि गतिविधियां जब आपके बीच में कराई जाएंगी तो जो ज्ञान वहां से मिलेगा वो ज्ञान आपका अस्थायी होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करिएगा। मात्र और मात्र 220 रुपये का शुल्क है, इससे ज़्यादा का शुल्क आपका नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट की नोट्स मिलेगी यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड आपके बीच में है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है। यहाँ तो मैंने आपको बताया कि गतिविधि से आप क्या समझते हैं, है ना। अगर इस चीज़ को आप समझ गए होंगे तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल हवा लग रहा होगा। ठीक है, कहा जा रहा है गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है। जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि द्वारा कराई जाए इसे हम गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। ठीक है, यह शिक्षण की नवीन विधा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर कहें हम गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होता है, तो जब कोई भी शिक्षण आपकी गतिविधि के आधार पर कराया जाए, ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज के आधार पर कोई भी शिक्षण आपसे कराया जाए तो जो शिक्षण होता है वो गतिविधि शिक्षण कहलाता है। ठीक है, और यह शिक्षण ये हमारी नवीन विधा है कि आपसे कोई एक्टिविटी करके, कोई गतिविधि करके शिक्षा आपको प्रदान की जा रही है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक जो है विद्यार्थियों को जो है प्रविधियों द्वारा कार्य करने की योग्य बनाता है तथा स्वयं यह दर्शाने लगता है कि यह कैसे करो, और इस बात को जो है इस बात के लिए सावधान रहना है वे क्या करें। यह कथन किसका है, MP मॉफेट का है। यह कथन बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं, आप इसके लिए बिल्कुल आप परेशान न होइएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगर कोई चीज़ सिलेबस में है ना, अगर आपके बीच में, वैसे कभी ये रिकॉर्ड है कि कभी पूछा नहीं गया ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहता हूं कि अगर कोई चीज सिलेबस में रखी गई है तो आप उस चीज को कंठस्थ जरूर करिएगा। हाँ, दिमाग में आप जरूर इन्हें थोड़ा सा रख लीजिए, खुदा न खास्ता पूछ ही लिया जाए तो आप क्या करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैंने भले ही कह दिया कि ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कतई जो है ऐसा ना करिएगा कि इसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, कोई मतलब इनसे नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ना करिएगा, आप थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेशन इस पर लगा दीजिए ताकि दिमाग में एक बार बैठ जाए कि ये कथन किसका है ना। बाकी अगर पूछा जाता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं। आप अपनी तरफ से सतर्क रहिए, अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आपको पता है जब बैक लगता है, मैं ये नहीं चाहता हूँ किसी का बैक लगे। वैसे अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो आपका बैक नहीं लगेगा, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आप लगातार जो है 1-2 क्लासें जो भी आपके बीच में दी जाए आप उससे पढ़ते रहिए, 100% आप सफल जरूर होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखने का प्रयास करेंगे यहाँ से कि विधि प्रक्रियाओं, ठीक है, विधि प्रक्रियाओं को सुपरिभाषित संरचना है जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रविधियां तथा युक्तियां निहित होती हैं। यह कथन किसका है, कभी नहीं पूछा गया है, आप मत याद करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं खुला चैलेंज करता हूँ, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके। चलिए अगला है आपके बीच में, लेकिन हाँ यूपी टेट सी टेट के लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि आपसे
हम अपने वीडियो के माध्यम से कि हम यूपी टेट सी टेट को भी थोड़ा सा टारगेट जरूर करते हैं, क्योंकि आपको भविष्य में यूपी टेट सी टेट को देना है। इसलिए कतई इसका विरोध आप ना करिएगा कि भैया आप अभी हमारे सिलेबस को ही लेकर चलें, यूपी टेट सी टेट को छोड़ दीजिए। अगर कहेंगे तो कोई बात नहीं, उसी को हम लेके चलेंगे। मुझे कोई शौक नहीं लगा है कि हम अलग से लेकर चले, 1 घंटा 2 घंटा बकर बकर करते हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, आप बताइएगा मुझे जो आप चाहते हैं कहिएगा। कहा जा रहा है डॉक्टर एस.के. अग्रवाल के अनुसार कथन क्या है ना? उत्तर है कि कथन मौखिक शिक्षण का एक पहलू है ना? कथन का तात्पर्य मौखिक रूप से कहकर बतलाकर ज्ञान देने से है। इस युक्ति के प्रयोग में शिक्षक किसी वस्तु या घटना प्रसंग को बालकों के सम्मुख ऐसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है कि बालकों के मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है और बालक उसका ज्ञान सरलता पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अगर इसी के क्रम में हम कहें अगला क्वेश्चन, तो पेंटन ने विवरण के लिए क्या कहा है? ठीक है, पेंटन के अनुसार विवरण के लिए क्या कहा है? ये पेंटन एक आपके साइंटिस्ट थे। अगर इसके संदर्भ में कहें तो कहा जा रहा है विवरण या कथन स्वयं में एक कला है जिसका उद्देश्य बच्चों के समक्ष घटनाओं को जो है भाषा के माध्यम से स्पष्ट विस्तृत जो है रुचिकर और श्रृंखलाबद्ध रूप से तरह तरह से प्रस्तुत करता है। आगे घटना बच्चों के मस्तिष्क के चित्र के रूप में बना लें बच्चे, ये भी कथन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। रुचि के संबंध में मैकडूगल ने क्या कहा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा जाएगा, आप याद करिएगा। ठीक है, ये मैकडूगल रुचि के संदर्भ में क्या है? मैकडूगल का कहना है कि रुचि जो है रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है? तो उत्तर लिखिएगा। नियोजन के सिद्धांत का महत्व आपका ये है कि पहला है श्रम एवं समय की बचत होती है, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है। अगला है कि शिक्षण का उद्देश्य जो है वो हमारा पूर्ण होता है। यही हमारे जो है किसका उद्देश्य होता है? जो है नियोजन के सिद्धांत का ये हमारा महत्व बताता है ना? अगला क्वेश्चन, चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार लिखिए। रायबर्न भी एक अच्छे खासे साइंटिस्ट थे, उनका भी जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में या कहा जाए मनोविज्ञान के संदर्भ में अच्छा खासा योगदान है। रायबर्न का मानना है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। कहा जा रहा है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसकी कार्य की सफलता निर्भर करती है। यानी जब शिक्षक का चयन उसकी योग्यता इत्यादि के आधार पर होगा तो जो उसकी सफलता, भाई उसकी योग्यता, जब आप योग्य ही नहीं होंगे तो आप क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? ठीक है, आज के समय में देख रहे हैं कि लोग इंटर कर रहे हैं, कोई बीएससी कर रहा है और वो टीचिंग कार्य करने चला जा रहा है। हाँ, ये अलग का मामला है कि आप ट्रेंड हो चुके हैं, आपको हर चीज़ आ गया है, लेकिन जब तक आपके पास जो है टीचिंग कार्य या कहा जाए आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपके पास टीचिंग की कोई डिग्री नहीं होगी, तब तक आप टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमें लगता है कि ये लास्ट है। ठीक है, रायबर्न हो गए। आवृत्ति के सिद्धांत का मूल भाव क्या होता है? आवृत्ति के सिद्धांत को भी आप ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है करत करत अभ्यास से जड़मत हुई सुजान के आधार पर बार बार पाठ को दोहराने से जो है सीखे हुए पाठ के प्रति जो है विस्मरण की संभावना जो है कम होती है। यानी यहाँ कहा जा रहा है जब आप किसी चीज़ की आवृत्ति बार बार करते हैं, जैसे यही वीडियो आप बार बार देखिए तो जितना कंटेंट मैंने तीन पेज का आपके बीच में दिया है, ये तीनों के तीनों पेज आपको रट जाएंगे। ठीक है, तो सेम यही चीज़ें यहाँ भी आपसे रिपीट किया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है देखिए करत करत अभ्यास से कोई चीज़ आप कार्य करते रहें और करने से जो आप सीखेंगे वो हमेशा ज्ञान आपका अस्थायी होगा और कभी वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। क्या आपको इस बात का आइडिया हुआ या नहीं हुआ कि हम अपने कॉपी को कैसे लिखेंगे, कितने शब्द में लिखेंगे? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।